एक गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली नींडरथल पर काले भूरी आंखों वाले भूरे बालों वाले डेवनसोवन का दिल आ गया और दुनिया को सबसे समझदार प्रजाति मिली। दर्शकों नमस्कार, देश दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से। आज से 90,000 साल पहले एक काले भूरी आंखों वाले भूरे बालों वाले डेनिसोवन का दिल एक नीली आंखों वाली गोरी नींडरथल पर आ गया। दोनों अलग बिरादरी के ही नहीं थे, अलग जाति के ही नहीं थे, बल्कि ये दोनों अलग प्रजातियां थी वन मानुषों की। मगर क्या नींडरथल और डेनिसोवन समुदाय ने इन दोनों के मिलन को स्वीकार किया या इन दोनों को निकाल दिया गया समुदायों से बाहर? सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, इनकी पीढ़ियों को भी अगले 50,000 साल तक डेनिसोवन और नींडरथल समुदायों से लड़ना पड़ा। यह संघर्ष आज के 40,000 साल पहले तब तक जारी रहा जब तक कि धरती से नींडरथल और डेनिसोवन समुदाय पूरी तरह विलुप्त नहीं हो गया। जब यह संघर्ष थमता है, ठीक उसी समय दुनिया में और खासकर भारत भूमि पर देवताओं की प्रशंसा में ऋग्वेद की ऋचाएं जन्म लेती हैं। इन दोनों का क्या हुआ और इन दोनों के समुदायों का क्या हुआ, इसे ही आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर पावो के विज्ञान के जरिए और हमारे धर्म ग्रंथों के जरिए, दुनिया के अलग अलग समुदाय के धर्म ग्रंथों के जरिए। आधुनिक विज्ञान बता रहा है कि ये डेनिसोवन पुरुष और नींडरथल मादा का जोड़ा साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा में साथ रहा और इनके एक बेटी भी हुई जो कि पहली हाइब्रिड इंसान थी। इस मिलन के परिणाम क्रांतिकारी साबित हुए और इस तरह से धरती को उसका सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य मिला। इन दोनों की एक 13 साल की बेटी के होने के प्रमाण मिलते हैं। इस लड़की की पहचान 2008 में साइबेरिया की अल्ताई पर्वतमाला की डेनिसोवा गुफा में मिली एक उंगली की हड्डी से हुई। इस उंगली की हड्डी ने मानव क्रम विकास की पूरी गुत्थी को सुलझा दिया है और इस खोज का श्रेय जाता है प्रोफेसर बांते पावो को। इसके लिए उन्हें इस साल का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। मगर इस खोज के साथ ही एक बड़ा सवाल उठता है कि दो मानवीय समुदायों के बीच इतनी बड़ी घटना हुई, अलग प्रजातियों के मिलन की, तो क्या इसको दर्ज नहीं किया गया होगा? क्या इस घटना को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया नहीं गया होगा, वैसे ही अनदेखा कर दिया होगा? ये संभव नहीं लगता। इस घटना को बाकायदा दर्ज किया गया है, इसके संकेत सभी धर्म ग्रंथ देते हैं। क्या ये कहानी अलग अलग समुदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और ये अलग अलग रूपों में मौजूद है? मगर इस कहानी को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नींडरथल कौन थे और डेनिसोवन कौन थे। होमो सेपियंस जिन्हें इंसान कहा जाता है, उनके क्रम विकास में होमो नींडरथल, होमो डेनिसोवन और होमो इरेक्टा का विशेष योगदान माना जाता है। नींडरथल वनमानुषों के उस समुदाय को कहा गया है जिनके डीएनए के सबूत जर्मनी के नींडरथल में गुफाओं में मिले। ये अलग तरह के इंसान थे। ये गोरे चिट्टे इंसान थे, नीली आंखों वाले, हरी आंखों वाले इंसान थे। इनका जेनेटिक कोड नीली और हरी आंखों वाला है और गोरे रंग का है। आज भी यूरोप में अधिकांश आबादी में नींडरथल के डीएनए का बाहुल्य पाया जाता है। दूसरी ओर डेनिसोवन साइबेरिया में, उत्तरी रूस के साइबेरिया में डेनिसोवा की गुफा से उनके संकेत मिलते हैं और ये संकेत इसी प्रजाति के संकेत जिसे डेनिसोवन कहा गया इसी वजह से, क्योंकि वो डेनिसोवा में उनका पहला डीएनए मिलता है। तो ये जो डेनिसोवन प्रजाति है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। यूरेशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक इनके डीएनए मिलते हैं, डेनिसोवन के डीएनए मिलते हैं।
यह डीएनए मिलान कितना निकट का है, इसका पता 2010 के अनुक्रमण से मिलता है। जब 2010 में यूरोपीय लोगों का डीएनए नींडरथल से मिलाया गया तो यह करीब 99.7% मिलता है। तो यह पाया गया कि नींडरथल से यूरोपीय लोगों का डीएनए 99.7% मिलता है। यहाँ हमें एक और बात जान लेनी चाहिए कि नींडरथल और डेनिसोवन इस धरती से आज से 40,000 साल पहले लुप्त हो गए। अब हम वापस लौटते हैं अपनी उस कहानी पे, जो कहानी विज्ञान बता रहा है, जो सच विज्ञान से साबित हो रहा है, वो कहानी हमारे यहाँ मौजूद है, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग रूप में। अब हम विज्ञान और धर्म ग्रंथों में उपलब्ध कथाओं के हाइपोथेसिस सेतु से मानव इतिहास और पूर्वजों को समझने की कोशिश करते हैं। नींडरथल प्रजाति की एक लड़की ईव दूसरी प्रजाति डेनिसोवन के एक युवक एडम के प्रेम में पड़ जाती है। नींडरथल समुदाय का मुखिया इस गलती के लिए दोनों को अपने इलाके से बाहर निकाल देता है। जब नींडरथल बच्चे अपने माता पिता से ईव के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ईव ने एक बोलने वाले सांप के बहकावे में आकर मुखिया के वृक्ष से फल तोड़ लिया था, जिसकी कि सबके लिए मनाही है, और उसने वो फल एडम को भी खिलाया। इससे नाराज होकर मुखिया ने उन दोनों को निकाल दिया है, इसलिए उन दोनों को बगीचा छोड़कर जाना पड़ा। यही वह कहानी है जो आध्यात्मिक विस्तार के साथ हिब्रू और ईसाई बाइबल में दर्ज है। असल में सांप को काम का प्रतीक भी माना जाता है, काम का प्रतिरूप भी माना जाता है, इसलिए बच्चों को ये कहानी प्रतीक में सुनाई गई और यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही और नींडरथल के समाप्त हो जाने के, विलुप्त हो जाने के बाद भी उनसे विकसित हुई पीढ़ियों में सुरक्षित रही, जिसे बाद में बाइबल में दर्ज कर दिया गया। डेनिसोवन में यही लड़की हवा हो जाती है। डेनिसोवन यानी पुरुष पक्ष का समुदाय, उनके लिए लड़की हवा है और उनका लड़का आदम है, जिसे हवा ने बहकाकर स्वर्ग का सेब खिला दिया, जिसकी गलती की वजह से उन्हें समुदाय से निकल जाने को कहा गया। मगर भारतीय धर्म ग्रंथों में ये कहानी बिल्कुल अलग तरह से है। जहाँ यूरोपीय समुदायों में युवक और युवती का निकाले जाना बताया गया है, वहीं भारतीय धर्म ग्रंथों में मनु और शतरूपा का मिलन बताया गया है। यह भी बताया गया है कि मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां हों। यह भी दर्ज है कि उन पर राक्षसों के हमले होते थे और ऐसा ही एक हमला सुनंदा नदी के तट पर हुआ, जिसे मनु के नाती यज्ञ ने विफल कर दिया और हमलावर राक्षसों को मार दिया। तो इस तरह से ये कहानी जिन 3 रूपों में मिलती है, उनमें से 2 रूप वो हैं जिनके समुदाय की लड़की को और दूसरा समुदाय जहाँ से लड़के को निकाला गया है। उन दोनों समुदाय में जोड़े को निकाले जाने की कहानी आती है, जबकि जो भारतीय धर्म ग्रंथों की कहानी है वो उस जोड़े की अनुभूति की कहानी है, अनुभव की कहानी है कि वो किस पीड़ा से गुजरा। तो हम ये कह सकते हैं कि वह जोड़ा बचते बचाते डेनिसोवा की गुफा से दक्षिण की ओर भारत आया और यहाँ पर एक सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में मनु की संततियों ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया। एक और बड़ा साक्ष्य मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक पुरुष का चेहरा मिलता है, दाढ़ी वाले पुरुष का चेहरा, क्या वह मनु की संतान इक्ष्वाकु ही हैं? तो इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि हाइब्रिड इंसान की सभ्यता, आधुनिक इंसान की सभ्यता भारत से ही पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैली। नींडरथल और डेनिसोवन को पराजित किया गया, उनकी स्त्रियों को प्रश्रय दिया गया और उनसे जो संतानें हुई वो हाइब्रिड संतानें कहलाईं, जो पूरे यूरोप में और पूर्व एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मौजूद हैं, अमेरिका में भी। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। इसी पर कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।